नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। देश में उपचुनाव हुए, 7 सीटें दांव पर लगी थी। इंडिया और एनडीए का सीधा मुकाबला था। पहली बार इंडिया यानी विपक्ष का प्लेटफॉर्म, एनडीए यानी सत्ता पक्ष का प्लेटफॉर्म आमने सामने था। सबकी नजर इस पर इसलिए टिकी थी कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होता है। एनडीए तो पहले से है, लेकिन इंडिया जो कि नया प्लेटफॉर्म है, यूपीए के से हटकर एक नया प्लेटफॉर्म बना है, तो इसका परफॉर्मेंस क्या होता है। चुनाव नतीजे ये बताते हैं कि 7 में से 4 सीटें इंडिया के पक्ष में गई और 3 सीटें एनडीए की। ये तो सिंपल फैक्ट्स है, मगर इस उपचुनाव के मायने मतलब को समझने के लिए हमें थोड़ा विश्लेषण करने की जरूरत है कि पहले हम बीजेपी को लेते हैं, एनडीए को लेते हैं कि उनकी उनके लिए मुस्कुराने का मौका कहाँ है। एनडीए की सबसे बड़ी जीत त्रिपुरा में हुई। दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और सीपीआईएम के उम्मीदवार हारे। एक सीट तो बीजेपी ने सीपीएम से छीन ली और एक सीट बरकरार रखी। जीत का मार्जिन भी अच्छा खासा रहा और संबित पात्रा जैसे नेता तुरंत प्रतिक्रिया लेकर सामने भी आए और इसे जबरदस्त जीत और इंडिया की करारी हार के तौर पर उन्होंने व्यक्त किया। ये त्रिपुरा। दूसरा बीजेपी के लिए मुस्कुराने का मौका उत्तराखंड में है, जहां वह अपनी सीट को बचा पाने में सफल रही। हालांकि कांग्रेस अच्छी टक्कर दी और 2-2.25 के मार्जिन से वो कांग्रेस चुनाव हारी। तो उत्तराखंड वो प्रदेश है जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधे है। यहाँ इंडिया का बहुत ज्यादा मतलब नहीं और यहाँ भी कड़ी टक्कर हुई। इंडिया बनाम एनडीए का मुकाबला झारखंड में भी देखने को मिला। झारखंड की डुमरी सीट पर आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो एनडीए का पार्ट है, वो उसके मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार खड़ी थी। हालांकि ये जेएमएम की अपनी सीट थी, वो बच गई, इसलिए इंडिया ने एनडीए को हराया। ये भी सिंपली उसी तरीके की बात हो गई जैसे उत्तराखंड में एनडीए ने इंडिया को हराया। तो मैं इस दोनों को एक दूसरे से इफेक्ट को खत्म करने वाले फल के रूप में देखता हूं। अब त्रिपुरा में जो बीजेपी को जीत मिली, एनडीए को जीत मिली, क्या वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली हार के मुकाबले उसको बड़ी जीत कहा जा सकता है? इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया और कांग्रेस और सीपीएम के संयुक्त उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, तो इसके क्या मतलब है? ये इंडिया के भीतर जो दो अलग अलग उम्मीदवार रहे, एकजुट उम्मीदवार नहीं दे सके, तो ये पश्चिम बंगाल भी वो जगह है जहां ये देखने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब इंडिया इसी तरीके से लड़ेगी तो क्या परिणाम होंगे और अभी क्या हुए। इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का मतलब ये है कि ममता बनर्जी के समांतर विपक्ष मानने को जनता कांग्रेस और सीपीएम को तैयार नहीं है। जनता इन तीनों को एक ही खेमे में देख रही है और टीएमसी का विपक्ष बीजेपी है। ये इस उपचुनाव के नतीजे का मतलब हम ले सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट थी जहां पर के बीजेपी की वो सीट थी जिसको टीएमसी ने छीन लिया
तो ये एक धक्का भी है बीजेपी के लिए कि उनसे टीएमसी तब भी सीट छीन ले रही है जब कांग्रेस और सीपीएम के संयुक्त उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये बीजेपी की बड़ी हार है। लेकिन बीजेपी की अगर सबसे बड़ी हार कहीं हुई है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में घोसी सीट पर, जो कहने को तो वो भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं कही जाएगी, क्योंकि पिछली दफा समाजवादी पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने समाजवादी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और इस बार कमल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में थे। तो उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बड़े मार्जिन से 43,000 के जबरदस्त मार्जिन से शिकस्त दी। 57% वोट समाजवादी पार्टी को मिले और यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में नहीं थी और बहुजन समाज पार्टी ने अपील की थी कि वो उनके समर्थक या तो वोट अगर दें तो नोटा को दें। तो नोटा में वो 1200-1300 के बीच में वोट पड़े। तो इस तरीके से देखा जाए तो मायावती जी की अपील खुद उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं सुनी। तो बीएसपी के वोट गए तो कहाँ गए, ये भी एक विश्लेषण का विषय है और इसको समझना पड़ेगा। घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर जी जैसी पार्टी, जो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, उनका भी स्टेक लगा हुआ था। मऊ में उनका प्रभाव माना जाता है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी की स्ट्राइक रेट बढ़ जाती है। खुद सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छी सफलता हासिल करती है, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो वहाँ बीजेपी की ताकत बढ़ती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। घोसी में ओम प्रकाश राजभर जी के बीजेपी के साथ चले जाने के बावजूद राजभर मतदाता या जो अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं, उन मतदाताओं ने सीधे समाजवादी पार्टी के साथ एकजुटता दिखलाई और दलित मतदाता भी, जो मायावती जी की गैर मौजूदगी में उनका भी जो वोट है वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। और ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है कि अगर ओबीसी का वो अति पिछड़ा वर्ग और दलित अगर अलाइन हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो ये बहुत बड़े विश्लेषण की बात है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये अलाइन होते दिख रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी को 57% वोट मिले हैं। तो इसके क्या मतलब है, क्यों अलाइन हो गए समाजवादी पार्टी में, इसका भी विश्लेषण करना जरूरी है। देखिए, बीजेपी के समांतर कौन उम्मीदवार जीत सकता है, मतदाता ये देखना चाहते हैं। जब कोई जीतने वाला उम्मीदवार होता है तब वो मतदाता जो मजबूरी में बीजेपी के साथ खड़े हैं वो शिफ्ट होते हैं। जब से कांग्रेस पार्टी ने इंडिया का नेतृत्व करना शुरू किया है, देश को लगने लगा है कि बीजेपी के समांतर कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन खड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस गठबंधन की बड़ी पार्टी है। तो वो सारे वोटर्स, चाहे मुस्लिम वोटर्स हो, चाहे अति पिछड़ा का वो वर्ग जो विवशतावश या परिस्थितिवश बीजेपी के साथ खड़ा हो, या वो दलित वोट जो बीएसपी की हैं, लेकिन वोट किसको देना है अगर बीएसपी का उम्मीदवार ना हो, तो उस स्थिति में जबकि एक समांतर उम्मीदवार मजबूत नहीं दिखता है तो वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और एक चुनौती देता हुआ गठबंधन दिख रहा है, तो ये सारे फोर्सेस एकजुट हुए हैं। यानी घोसी की जीत सिर्फ समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, उस नैरेटिव की जीत है कि बीजेपी के समांतर, एनडीए के समांतर इंडिया चुनौती देने के लिए खड़ा है और
कांग्रेस जहां साथ में है, तो कांग्रेस के साथ में आने के बाद जो विकल्प बन सकती है, विकल्प का नेतृत्व कर सकती है, वहां अल्पसंख्यक भी एकजुट हो सकते हैं, हो रहे हैं, और अति पिछड़ा वर्ग और दलित भी एकजुट हो रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा समीकरण में फेरबदल उत्तर प्रदेश से संदेश दे रहा है। अब अगर यहां से देखते हैं तो क्या त्रिपुरा में 2 सीटों पर बीजेपी को मिली भारी जीत इंडिया पर भारी जीत कही जा सकती है? नहीं। त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट जहां 2 लोकसभा सीटें होती हैं, वहां की प्रवृत्ति अगर एंटी कम्युनिस्ट चली गई, सीपीएम के खिलाफ चली गई, बीजेपी के पक्ष में चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि त्रिपुरा का ये समीकरण पूरे देश में लागू हो रहा है। त्रिपुरा में एनडीए को मिली जीत पूरे देश में एनडीए की हवा बताए, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा होता तो बंगाल में बीजेपी अपनी सीट लूज नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो निश्चित रूप से एक संदेश दे रही है, और वो संदेश एनडीए को चुनौती देने वाली है। ये जो इंडिया हिट एनडीए चित है ना, इसमें जो इक्वेशन है 7 विधानसभा सीटों में 4 इंडिया के पक्ष में और 3 एनडीए के पक्ष में, उसकी सबसे बड़ी बात, जो निर्णायक बात है, वो उत्तर प्रदेश से निकल रही है। वरना मैंने पहले कहा, त्रिपुरा की जीत, त्रिपुरा में 1 सीट बीजेपी जीतती है, 1 सीट हारती है। उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सीट बरकरार रखती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी 1 सीट हार जाती है तृणमूल कांग्रेस के हाथों, और उत्तर प्रदेश में वो घोसी की वो सीट जहां विधायक बीजेपी के होते हैं, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आए हुए होते हैं, यानी इसको मैं से कहें कि साइकिल पर जो उम्मीदवार चुनाव जीता था, वो कमल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव हार गया। वो दारा सिंह चौहान, जिन्होंने पिछली विधानसभा सीट साइकिल चुनाव चिन्ह पर जीत गई थी, तब जबकि बीजेपी सत्ता में आई और विपक्ष में समाजवादी पार्टी थी, उस समय जीत गई थी। वो दारा सिंह जब कमल लेकर के सत्ताधारी दल का टिकट पा करके सत्ता में रहती हुई पार्टी के साथ उपचुनाव लड़ने आते हैं, तो वो हार जाते हैं। ये बीजेपी के लिए बड़ी हार है। इसी तरीके से अगर केरल में देखें तो केरल में कांग्रेस को जो जीत मिली है वो उसकी परंपरागत सीट थी, और उस सीट को उसने बचा लिया है, इसलिए केरल से भी कोई बहुत बड़ा मतलब निकलता नहीं दिख रहा है। वहां बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, वहां मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस के बीच रहा, और उन्हीं को आपस में जीतना हारना था। तो 7-3 का जो 7 विधानसभा चुनाव में जो 4-3 का नतीजा है, वो ये बताता है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन अब पहली बार आमने सामने की लड़ाई में भारी पड़ा है एनडीए पर। इंडिया हिट हुआ है, एनडीए चित हुआ है। और झारखंड की भी बात करना जरूरी है, जहां के झारखंड में आजसू के उम्मीदवार हारे हैं, एनडीए का उम्मीदवार हारा है, और जेएमएम जो जिसकी अपनी सीट थी, उसने इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर 17-18 हजार के मार्जिन से अच्छी खासी जीत दर्ज की है। तो इस बातचीत को यहीं पर सीमित करते हैं, और उपचुनाव का जो विश्लेषण है मेरी समझ से हमने आपके सामने रख दिया है। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समसामयिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर जो बातचीत करने का सिलसिला है, वो हम आगे भी आपके साथ इसी तरीके से जारी रख सकें। और सबसे पहले जब कभी भी हम वीडियो बनाएं तो आपके साथ पहुंचे, आपके पास पहुंचे, इसे इच्छा और आकांक्षा के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।